हिंदुस्तान में चुनावी बयार शुरू हो चुकी है और पहले चरण का नामांकन के दौर के बाद प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम मौजूद हैं जयपुर ग्रामीण और यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं राव राजेंद्र सिंह, सामने हैं अनिल चोपड़ा। तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटें निकाल पाएगी? हमारे साथ मौजूद हैं शाहपुरा से विधानसभा में कैंडिडेट रहे और बेरोजगार संघ में अध्यक्ष रहे उपेंद्र यादव। वो इस चुनाव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और किस तरफ ये चुनाव का रुख लेगा, वो कैसे देख रहे हैं? तो स्वागत है आपका इंटरव्यू में। धन्यवाद सर। तो आप किस तरह से और इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं राजस्थान में? देखो, चुनाव में मैं आपके स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, बड़े भारी बहुमत से हमारे आदरणीय राव राजेंद्र जी की जीत होगी, क्योंकि जिस प्रकार 10 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा, जिस प्रकार पिछले 3 महीने का कार्यकाल हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का रहा, और जिस प्रकार लगातार 3 महीने से मैं छापरा की जनता के बीच में हूँ, लगातार भाग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, छापरा की जनता खुश है, तो निश्चित है कि आदरणीय राव राजेंद्र जी की ऐतिहासिक मतों से जीत होगी। तो जब चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद समीकरण बदले हैं, कुछ लोगों ने इधर शिफ्टिंग मारी है बीजेपी की तरफ और कुछ लोग कांग्रेस की तरफ भी गए हैं, तो वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा इस चुनाव को, और जो मुद्दे हैं वो किस तरह के होंगे इस चुनाव में? आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने एंट्री की है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से वो प्रभावित हुए हैं, वो आए हैं। और आपको स्पष्ट मैं तौर पे कहना चाहूँगा, जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, लगातार मैं खुद भी कह रहा हूँ कि छापरा में पीने का पानी आएगा, और जैसे कई बांधों में जब पानी आएगा तो सिंचाई का जल स्तर भी बढ़ेगा, और मैंने वादा किया छापरा की जनता से। और आदरणीय राव राजेंद्र जी जीत कर जाते हैं तो डबल इंजन सरकार का हमें फ़ायदा होगा, केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरा लाभ वो दिलाएंगे, राज्य सरकार की तरफ से लगातार मैं भागदौड़ कर रहा हूँ, और तो डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा तो छापरा नया छापरा बनेगा। क्योंकि पानी तो बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन जब जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ, घोटाले की वजह से कुछ टंकियाँ बन गई, कई जगह पाइपलाइन डली नहीं, कई जगह डल गई, तो उस घोटाले की वजह से जो केंद्र सरकार ने एक बड़ा पैकेज दिया था उसका दुरुपयोग हुआ है और घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से जनता के पास पानी नहीं पहुँचा। पानी के लिए त्राई मची हुई है, लेकिन जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि पानी की सुविधा जो वो उनको उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार का जो मैंने मुद्दा बनाया था, जातिवाद का जो मैंने मुद्दा बनाया था, लोकसभा चुनाव के बाद आप देखना कि भ्रष्टाचार की परतें भी खुलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कई चीज़ें हमारे पास आ चुकी है, परतें भी खुलेंगी, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जातिवाद का जो सवाल है, सभी जातियों को लेकर मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो चुनाव से पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था वही मुद्दे आज भी है। कई अक्सर क्या होता है कि नेता चुनाव से पहले क्या इंटरव्यू देता है, बाद में क्या देते हैं, मुद्दे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि परिणाम के बाद व्यक्ति चेंज होता है। लेकिन मैंने कहा था जिस व्यक्ति के ये हो कि मुझे सेवा करनी है, हार और जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 25 तारीख से ही मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, आप देख रहे हो 40 साल से परमानंद गाठी जी का घाटी का जो मामला था, उसका अभी मेरे पास वो भी है, आपको चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, जो NFT की रसीद है, वो रसीद है, तो उसका रास्ता खुला है, जल्द उसका कार्य शुरू होगा। चाहे वो हॉस्पिटल की जो हालात है, जिसमें कोई कई सालों से कोई उसको देखता भी नहीं था, गंदगी थी, कई चीज़ें हॉस्पिटलों में सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार के लेकर मैं काम कर ही रहा हूँ, समाप्त और उनको जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई, उसकी जनता को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा को लेकर लगातार मैं काम कर रहा हूँ और जनता के बीच में लगातार। तो जो जल जीवन मिशन घोटाला था, मैं भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रहा था गजेंद्र सिंह शेखावत का, वो बता रहे थे जो अन्य स्टेट्स में जो लाइन घर घर पहुँचानी थी उसका खर्चा है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये पर कनेक्शन, लेकिन राजस्थान में वही खर्चा पर कनेक्शन 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये पहुँच जाता है। उसके बावजूद भी जो लाइनें डली हैं, उस लाइनें डलने में किस कंपनी की दूसरी की डलनी थी, डल दूसरी की गई हैं, तो इसमें क्या देखती है बीजेपी की सरकार, क्या कार्रवाई करेगी? देखो, ये जांच का विषय है और न्यायालय में इस पर यथास्थिति का आदेश दे रखा है, तो इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जांच भी होगी तो दोषी पकड़े जाएंगे, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सख्त हूँ, और यदि कोई भ्रष्टाचारी है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो मैं खुला मैदान में कूदने वाला व्यक्ति, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। और मैं यहाँ विकास की राजनीति करने आया हूँ, भ्रष्टाचार और जातिवाद खत्म करने आया हूँ, छापरा को नंबर 1 बनाने आया हूँ। हौसले मेरे पहले भी वही थे और हारने के बाद भी हौसला वही है मेरा। तो बेरोजगारी जो है ये बड़ा मुद्दा है, जो नौकरियों में घपलेबाजी पहले भी हुई है, तकरीबन जो अब ऐसी भी जांच कर रही है, तो वो 2008 तक के जो है सबूत ऐसे मिल रहे हैं, उससे पहले से जो है ये घोटाले चल रहे हैं, लोग पैसे दे के नौकरियाँ लग रहे हैं। तो क्या सरकार उन तक भी ये क्रैकडाउन पर ऑपरेशन पहुंचेगा जो 2008 की भर्तियों में हुआ है, और ये जो अभी भर्ती चल रही है ये क्या रद्द होगी?
देखो, एक चीज़ तो आपको भी मानना चाहिए, जिस पेपर लीक को लेकर लगातार मैं लड़ाई 5 साल से लड़ रहा था और मैं जेल भी गया, लाठियाँ फेंकाई, अनशन भी किया, आपने सबने पूरा राजस्थान ने देखा। खुशी की बात है कि उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी काम करी, युवाओं को राहत मिली है। 10 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाएँ, प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएँ की परीक्षा हो चुकी है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसके अलावा आप पुरानी भर्तियों को, चाहे एसआई से लेकर पुरानी भर्तियों को, जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही है, जांच में दोषी पाए जा रहे हैं, उनको चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा। 65 से ज़्यादा आरोपियों को जेल में डाल चुकी है सरकार। तो ऐसे में लगातार काम चले। आप जानते हो कि ये पुराना पेपर लीक के माफिया ये पुराने हैं, ये गिरोह बने, तो समय लगता है जांच करके उसको जेल में डालने में, कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल में ना चला जाए। लेकिन आपने देखा होगा पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो कर रहे हैं, कि इसके अलावा कोई पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था पेपर लीक माफियों को नहीं बख्शा जाएगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, और मुख्यमंत्री जी का बयान मुझे अच्छा लगा कि इनको पकड़िए, यदि जेल कम पड़ जाती तो नई जेल बना देंगे, नई जेल बना देंगे। तो आप देख लीजिए क्या हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और लगातार पेपर लीक के लिए मैं सड़कों पर उतरा हूँ, लड़ा हूँ। मुझे खुशी की बात है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी की, जब मुझे टिकट मिला, जब मैं मैदान में आया, भारतीय जनता पार्टी में आया, तो मुझे विश्वास दिलाया गया था शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि पेपर लीक को लेकर सरकार ठोस कदम उठाएगी, और सरकार बनते SIT का गठन किया, और ठोस कदम है, यानी कि जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा था उसका परिणाम अभी युवाओं को मिल रहा है। तो अभी जो इलेक्शन है इसमें नेशनल मुद्दे भी होंगे, जो आपकी सरकार की कार्यकर्दगी है, जो सरकार किस तरह से 3 महीने में काम किया है उसको भी जनता ऑब्जर्व करेगी, प्लस जो पीछे जो केंद्र सरकार का 10 साल का कार्यकाल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करेगी। देखो, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के नेता कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर बनेगा तो खूनों की नदी बहेगी, एक मच्छर भी नहीं बना, राम मंदिर बन गया। 370 के लिए भी कहते थे, वो भी हट गए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम तो वैक्सीन ही नहीं लगाएंगे, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, वो भी वैक्सीन लगा रहे थे। देश वैक्सीन भी बनाया, देश को भी बचाया, और विदेशों में वैक्सीन भेजा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा कि यमुना जल के लिए हरियाणा से समझौता, मध्य प्रदेश समझौता, ERCP कम से कम 3 महीने के ये शायद यमुना शाहपुरा से कनेक्ट होगी। देखो, अब आने वाले समय में सारी रूपरेखा तैयार हो रही है। लगातार मैं भी कह रहा हूँ कि पानी आएगा, पीने का पानी आएगा। अब चितौली बांध, जब अपने अलग अलग जो बांध हैं जिनमें और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शाहपुरा के और बांधों में वो पहुँचे, तो वो पानी पहुँचेगा तो कहने के सिंचाई का जल स्तर भी बढ़ेगा, और पीने का पानी तो आएगा, इसका मैंने वादा किया। पीने का पानी तो मैं लेके आऊँगा, लेकिन जैसे बांधों में पानी आएगा तो सिंचाई का जल स्तर भी बढ़ जाएगा, कुओं में और नलकूपों में पानी आना शुरू। 1-2 सवाल मैं पर्सनल पूछ लेता हूँ आपसे। पूछिए। पहला व्यक्ति हूँ जो मैंने उस समय भी कहा था, काम करने वाले व्यक्ति खुला से ना ठोक के कहता, से ना ठोक के कह रहा हूँ, इच्छा जो पूछिए, मैं वो सनी के साथ। आप सुबह कितने बजे उठते, रूटीन मतलब क्या रहता है आपका दिन भर का? राम, मुझे खुद को पता नहीं है कि मुझे दिखता है काम। आज शायद मैं सुबह से जब आया था तो उससे पहले मैं ट्विटर एक्स चेक कर रहा था, तो उस समय आपकी एक टाइमलाइन पे एक वो पोस्ट डाली हुई थी रात की 11 बजे की, ऐसी कुछ थी 12 बजे। हाँ, वो कहीं किसी के जो है पशुधन की क्षति हुई है, वहाँ पर पहुँचे थे, फिर आप सुबह यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो क्या रूटीन रहता है? देखो, कल सुबह मैं पहले आदरणीय राव इंद्र जी की नामांकन सभा में था, उसके बाद मैं अलवर आदरणीय भूपेंद्र जी के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में गया। मुझे रास्ते में पता चला कि एक बड़ी घटना होगी, एक पार्टी, एक भैंस जल गई, गरीब परिवार था। मेरा दिल मचल रहा था कि मुझे पहुंचना चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ समय दिया हो तो मैं वहाँ पहुंचा, और उसके बाद मैं तत्काल वापस लौटा, और 11 बजे मैं इनसे मिला, और संबंधी जो रिपोर्ट तैयार करने वाले बोली कि हमने रिपोर्ट तैयार कर दी, ऑनलाइन रिपोर्ट हमें करनी, इनसे करवानी है। तो मैंने कहा आप तत्काल करवाइए। और सबसे बड़ी बात है कि कई घटनाएँ मेरे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में हुई है, मैं वहाँ पहुँचा हुई हूँ, और उनसे पटवारी से रिपोर्ट भी करवाई है। लेकिन एक तकनीक हमें कई सालों से चलती आ रही कि रिपोर्ट के बाद उसको समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा, और कलेक्टर साहब सबसे मिलकर कि कम से कम समय पर जिनको आर्थिक नुकसान हुआ है तो उनको समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। रिपोर्ट बन के जा चुके हैं, लेकिन मुआवजा मिलता है बहुत कई साल हो जाते हैं, तो उनको राहत मिलनी चाहिए। तो मैंने उस परिवार को आश्वासन भी दिया है, क्योंकि एक जगह मुझे दर्द होता है, दुख भी होता है कि आज मैं जीता हुआ प्रत्याशी होता तो मेरे के जो 25 करोड़ रुपए 5 साल के मिलते, तो उसमें मैं उनका सहयोग कर पाता, लेकिन नहीं कर पाता। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, आपको पता है। लेकिन आने वाले समय में आपने देखा होगा 3 महीने में शाहपुरा की जनता मेरे से खुश है कि मैं उनके बीच में भी जाता हूँ। और एक जो शाहपुरा में जो सबसे बड़ी दिक्कत है आने वाले समय में, आपको बता दूं, हालांकि कॉपी लोग करने लग जाएंगे, शाहपुरा में जो बड़ी दिक्कत है, जो कई सालों से पनपे, नशाखोरी, उसके खिलाफ भी मैं सड़कों पर उतर कर अभियान चलाना चाह रहा हूँ। नशाखोरी को समाप्त करना है, युवाओं को बचाना है, युवा डिप्रेशन में चल रहा है, उनके लिए भी मैं इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल होगा, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, और स्लीपिंग नींद कितने घंटे की लेते हैं? नींद तो क्या है कि मेरे सामने लक्ष्य रहता है कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूँ
दोस्त ये मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कब मौत हो जाए। मैं जब विधानसभा में जगह जगह बैठने जाता हूँ, पता चलता कि हार्ट अटैक से, कोई ब्रेन हेमरेज से, कोई कैंसर से मर गया, पता नहीं मेरा कब नंबर आ जाए, 28 से पहले मर जाऊँ। पॉजिटिव सोचना चाहिए। नहीं, मैं ये सोच के चलता हूँ कि मैं जो करूँ अच्छा करूँ, कम से कम लोग याद रखें। कई लोग सोचते हैं कि मैं इसलिए करूँ कि मैं चुनाव जीत जाऊँ। मैं चुनाव को जीतने को लेकर नहीं, 12 साल भी मैंने संघर्ष किया, वो इसलिए किया कि कई परिवारों को रोजगार मिलेगा तो मुझे दुआ मिले। आज लोग मुझे याद करते हैं, अपने सापरा विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ तो कोई पटवारी, कोई LDC, कोई टीचर, कोई RS, कोई पुलिस में, सब लोग याद करते हैं, तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं चुनाव जीत गया। तो मैं इस सापरा में मैं सेवा करने आया हूँ, मैं ये काम करने आया हूँ कि लोग याद करें, कम से कम कोई था जो काम कर रहा है, राजनीति से परे हट के काम कर रहा है। जब मैं सुनवाई करता हूँ तो मैं ये भी नहीं पूछता तो कांग्रेसी है, किस जाति से, नहीं, मैं जो मेरी सेल्फ हो तत्काल मैं फैसला लेता हूँ, हेल्प करता हूँ। स्ट्रेस तो जब आप खुश रहोगे, जनता के बीच में इतना प्यार मिल रहा है, मुझे सम्मान मिला, सबसे बड़ी बात बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, तो मुझे स्ट्रेस तो उसको लेना चाहिए जिसको ये लगता है कि मेरा क्या होगा, मैं हार गया, उसका खुद का स्वार्थ पूरा नहीं हो पाए। मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है, मेरा पहले उद्देश्य से सेवा करना, आज उद्देश्य से सेवा करना, लोगों का प्यार मिला तो स्ट्रेस आने की बात नहीं। एक जो नेता की ज़िंदगी होती है, बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है, तो उसको पर्सनल टाइम नहीं मिल पाता है, देखो पर्सनल उसको कैसे स्पेस दे पाते हैं? देखो 12 साल जो मैंने दिया था, कितनी बार मैं जेल गया हूँ, अनशन किया है, तो कम से कम यहाँ जनता का प्यार मिल रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि मैं यहाँ से ग्रामीण परिवार से निकल के मैं BSTC DLED साफरा करने गया, फिर आया तैयारी करने गया, मैं टीचर बन जाता, सुबह उठता, तैयारी करता, स्कूल में जाता, बच्चों को पढ़ाता, शाम को आ जाता बच्चों के साथ, ये ज़िंदगी है क्या? आज कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों को ज्वाइनिंग दिला, मुझे याद करते हैं, आज मैं किसी का भला कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो ये मुझे मज़ा आता है। मतलब लोगों के आँखों में खुशियाँ होती है जब मुझे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो आज मैं खुश हूँ कि मैं हार कर भी जीत गया। मैं दुनिया के लिए, मैं व्यक्ति अपने लिए खुद बहुत जीते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दूसरों के लिए जी के देखो, कितने मज़ा आएगा, सोने का मज़ा आएगा, चाहे आप कम सो लो, लेकिन जब 4 घंटे भी 3 घंटे भी सोएगा तो आपको लगेगा मैंने किसी का अच्छा करके आया हूँ, अच्छा लगता है। दूसरे के लिए एक बार जी कर देखोगे, भला करके देखो। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ये तो मैं पैसे वाला नहीं हूँ, नहीं तो घर वाले परेशान होते, मैं बांटता रहता, लेकिन आने वाले समय भी देखो मैं बेहतरीन योजनाओं के साथ बहुत काम करने वाला हूँ। तो आप ऐसा भी कुछ करें तो ताकि आपके पास धनराशि भी आए, जनता में भी बांटें आप, ताकि लोगों में ये अपने आप में एक चर्चा का माहौल हो जाता है। एक यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, वो यही काम करता है, वो लोगों में पैसे बांटता है। देखो मतलब उसका चैनल देखना आप एक बार। बताऊँ आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पे 2,28,000 है, और उसमें लगातार लाइव आता तो करीब 1 मिलियन हो जाते, यूट्यूब से पैसे भी आते, तो मेरा उद्देश्य रहा ही नहीं तो यूट्यूब से बहुत पैसे आते। लेकिन मैं आपका चालू करवाते हैं, नितिन गडकरी जी का चालू है, आपका भी करवाते हैं? नहीं, मेरा चालू है, कल परसों लाइव आया था मैं लोगों से, लेकिन 2,28,000 के करीब है उसमें अभी भी। लेकिन लोगों का प्यार है ना, आप करोड़ रुपए कमा लो, प्यार नहीं मिलेगा, और आप अच्छे काम करो, प्यार मिल जाएगी। तो पैसों से नहीं मिल पा रहा, वो मुझे मिल पा रहा, तो मेरे लिए वही मेरी कमाई की कीमत है। जी ने क्या बताया था, उन्होंने बताया भाई मैं पहले यूट्यूब पे डालता था, वो वैसे मेरी स्पीच होती थी वो, लेकिन फिर मैंने उसको मोनेटाइज करवा लिया, अब उनका 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए पर महीने का आ रहा है। क्या है कि मैं संवैधानिक, यानी कि मैं चुनाव हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ। सरकार यदि मुझे कुछ छोटे मोटे कोई संवैधानिक चीज़ें दे देती है, मान लो तो जैसे नशाखोरी का मामला है, खुद लट लेके रात को चलता, चलो प्रशासन चलो, तो कई लोगों के, अभी भी मैं अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर, कई लोगों को पेट में दर्द हो जाता, क्यों जा रहा है? अरे भाई जनता की सेवा के लिए जा रहा हूँ, जनता के काम के लिए, पर्सनल तो जा ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा ये दर्द है कि मैं जीता हुआ था तो बहुत, मैं खुद ही चला जाता, रात को 12 बजे चले जाता, पावर होता ना थोड़ा बहुत, संवैधानिक होता ना, तो कई चीज़ें हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जनता का प्यार है वो मेरे लिए पावर है। तो अभी जो राजस्थान का चुनाव है, इसमें जो 25 सीटें हैं, इसमें कुछ सीटें अभी ऐसी लग रही हैं जिनमें कांटे का मुकाबला है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जो एकदम लग रहा है भाई बीजेपी निकाल लेगी। देखो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार उन्होंने काम किया है, पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अब मैं सुबह से राव राजेंद्र जी के साथ हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों में उत्साह है। और जिस प्रकार राम मंदिर बना, जो 500 वर्ष को इंतजार, अब ये कह रहे हैं कि साहब ये तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आप मंदिर बना लेते, आप मांग लेते, इनके पास भी मौका था ना, क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? कहते हैं भाई क्यों नहीं बनाया, कोर्ट ने बनवाया, ये बताते हैं। नहीं, क्यों, तो कोर्ट में वो भी जा सकते थे, इनकी मंशा नहीं थी इनकी। ये तो वैक्सीन पर सवाल उठा दिया कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, फिर वही वैक्सीन लगा रहे, तो इनके करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। आज पानी को लेकर, जो ERCP को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी किया ना, तो कर सकते थे। आज मैं हूँ, हॉस्पिटल था शाहपुरा का, कई हॉस्पिटल थे, तो ये जा सकते थे ना, क्यों नहीं गए? मैंने चुनावी भाषण में बोला कि मैं जाऊँगा, गया, हारने के बाद गया, नहीं तो 1-2 साल कोई शक्ल नहीं दिखाता, गया ना मैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। रात को 11 बजे पहुंचा,
पीड़ित परिवार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो आपकी इच्छा शक्ति इन लोगों की नहीं थी। इनकी इच्छा शक्ति केवल भ्रम फैलाना, बोली संविधान के साथ खिलवाड़ हो गया, ये हो गया, फालतू बातें करना है। तो अभी जैसे मैं आपको देखता हूँ, जैसे आपकी ये घटनाएं रही हैं, आप जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उन केस का, जैसे अभी एक बाड़ी जोड़ी प्रकरण हुआ उसमें, और ऐसे कुछ जैसे बीच में केसेस होते हैं, उनमें आप बाद में जाने के बाद फॉलो अप भी करते हैं, या उसमें आगे क्या कार्रवाई हुई, अरेस्टिंग हुई या नहीं हुई, जो आप पहुँचते हैं उसमें? देखो, मेरे सापरा में कुछ चोरियाँ हुई थी। जब पहली चोरी हुई तो मैं पहुंचा, और मैंने जब पता किया कि कई पुलिस वाले लंबे समय से भी थे और कई लोगों के एक्टिव भी नहीं थे, तो मैंने साफ शब्दों में कह दिया था। मैं उस समय गुस्से में तो बार बार चोरी हो रही थी। जब चुनाव से पहले मुझे लोगों ने कहा 302 तो मोटरसाइकिल चोरी हो गई। ओनली सापरा? हाँ, ओनली सापरा में 302। चुनाव के समय मुझे लोगों ने आंकड़ा पता है RTI का। तो मैंने साफ शब्दों में कहा, यदि ये चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ध्यान रखना। फिर आप भी यहाँ नहीं रहोगे। उसके कुछ दिन बाद चोरी का खुलासा हुआ, पता चला कि कुछ नशेड़ी निकले। बाद में धीरे पता कुछ 13 साल के बच्चे निकले। तो मुझे लगा कि ये तो नशेड़ी है ना, जो नशेड़ी नशा बढ़ रहा है। और नशा बढ़ने के कई कारण हैं। देखो, नशा बढ़ने के कारण नेता भी है, नेताओं में भी शामिल हूँ। चुनाव होते हैं, बढ़िया शराब बांटते हैं, वो करते हैं, उनको लत लगाते हैं, फिर कई बार पकड़े जाते हैं, मेरा आदमी छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भैया? उसको जेल में डालने दो, 2 लठ पड़ने दो, सुधरेगा। ये समाज को बेकार कर रहा है। उन माँ बाप की क्या गलती है? माँ बाप बेचारे कितने रोते होंगे कि वो गलत संगति में पड़ के जेल चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें सुधार के लिए जब मुझे पता चला चोरी का मूल कारण ही नशे है, तो इसलिए नशे के खिलाफ भी मैंने अभी बताया ना आपके इंटरव्यू में प्रथम में कि नशे के खिलाफ मुझे अभियान चला। नशे जो कैंपेन चलाएंगे वो कैसे चलाएंगे आप? नशे के खिलाफ कैंपेन तो युवाओं के बीच में भी जाना, बच्चों के बीच में जाना, डिप्रेशन और नशे को लेकर उनको जागृत करना, उसके दुष्परिणाम बताना। इसके अलावा पुलिस प्रशासन से भी मिलकर उनको कहना कि आप भी अभियान चलाए, जहाँ भी मिले उठा के जेल में डालो, और जहाँ ये काम चला उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये चीज़ अभियान तो चलेगा, प्रशासन का भी चलेगा, हमारा भी चलेगा कि लोगों को जागृत करें, समझाए कि कितना दुष्परिणाम है, कितनी बदनामी ये चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा जो लगातार आपने देखा होगा कि जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता की आकांक्षाएँ बहुत हैं और चुनौतियाँ भी बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ मुझे लड़ने में मज़ा आता है और मुझे काम करने में मज़ा आता है। तो अभी जो राइवल जो आपके कैंडिडेट थे वो भी बीजेपी में आ गए हैं, तो उसका कैसे देख रहे हैं सापुरा के पॉलिटिक्स में? और जो जयपुर ग्रामीण जिसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, उसमें किस तरह से देखते हैं? देखो, न्यू जॉइनिंग्स हुई हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय राव राजेंद्र जी की बेहतरीन और भारी बहुमत से जीत होगी, और जो आए उनका स्वागत है। वो काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रति उन्होंने श्रद्धा रखी है, आइए उनका स्वागत है। और मैं तो इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और बूथ पे जा कर प्रचार प्रसार करेगा और मोदी जी को मजबूत करेगा। तो जैसे मैं ये देखता हूँ, किसी को टिकट मिल जाती है तो उसमें एक आ जाती है यार टिकट मिल गई। हाँ, वो वाली आपको फीलिंग आएगी जब आपको टिकट मिला तब? आपको लगा क्या कभी? नहीं, मेरे को तो पर्सनली मैंने इंटरव्यू 3-4 बार किया। किसी जनता को लगा? मैं सीधा चप्पलों में रहता हूँ, कभी कहाँ बैठ जाता हूँ, कहाँ बैठ जाता हूँ, कभी कहाँ चला जाता हूँ, मुझे जनता को भी नहीं लगा। मैं तो जन सुनवाई करता हूँ, बीच में बैठ के फ़ोन करता हूँ, लोगों को पसंद है मेरी ये सादगी। मैं तो पहले युवा बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष था, तभी मैं ऐसे सादगी में रहता था और दबंग तरीके से जाता था तो मंत्री के दरवाजे में सीधा घुस जाता था, काम कर बैठ जाता था। आपने देखा होगा कि सरकार, कांग्रेस सरकार को कितनी बार मैंने झुकाया, नाकों तले चने चबाए, दबने वाला तो कभी भी नहीं था। लेकिन ये ज़रूर कह दूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आशंकित है कि जिस प्रकार नशाखोरी है, भ्रष्टाचार है, कई लोग किसी गलत आदमी को सपोर्ट करेंगे, तब मेरा गुस्सा, क्योंकि जब जनता को लूटने वालों के साथ मैं कभी भी जनता को लूटने वालों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब तो चाहे मुझे धरना पे बैठना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी सापरा जनता मेरा परिवार है, परिवार के साथ गलत करने वालों को बख्शूंगा नहीं। तो आपकी भजन लाल शर्मा से मुलाकात हुई है अभी? उनसे मुलाकात तो होती रहती, हमारे मुख्यमंत्री है और आने वाले समय मुलाकात होती रहेगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात, जो पेपर लीक को लेकर जो मैं लगातार मामला उठा रहा था, जेल जा रहा था, लाठियाँ खा रहा था, उस पर कार्रवाई सरकार कर रही है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आगे आने वाली भर्तियों के लिए? और ये जो भर्तियां चल रही थी जिनमें अभी जांच चल रही है, अब चूँकि अभी थोड़ा धीरे पड़ जाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया है, पूरी मशीनरी इसमें लग जाएगी, तो आगे जो है चुनाव के बाद उस पर कुछ चर्चा हुई है? देखो, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर CET पात्रता परीक्षा उसमें छूट दी जाए, इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा है,
और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक, जो नई भर्तियों को लेकर भी मैं मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखूंगा और लंबित भर्ती को पूरा कराना, यानी कि मैं युवाओं की आवाज़ तो अभी भी उठाता रहूँगा। हालांकि मेरी दोहरी जिम्मेदारी होगी, मेरा परिवार जो शाहपुरा है या ज़्यादा समय दे रहा हूँ, बहुत कम जाता हूँ जयपुर, तो समय नहीं मिलता जाने का, बहुत प्रशासनिक काम है तब जाता हूँ। लेकिन मैंने वचन दिया था शाहपुरा की जनता को कि 365 दिन आपके लिए काम करूँगा, यहीं रहूँगा, यहीं जीऊँगा, यहीं मरूँगा। उस जो मैंने बोला था, जो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं जाता हूँ बाहर प्रशासनिक काम के लिए जयपुर जाता हूँ, तब युवाओं की भी बात मैं वहाँ रखता हूँ। बात रखी तभी तो लोग 65 लोग पकड़े गए, पेपर लीक पर रोकथाम लगी। तो लगातार मैं युवाओं के साथ साथ शाहपुरा का पूरा ध्यान रख रहा हूँ। और जो शाहपुरा की जनता के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, वो चुनाव के हित में देखते नहीं कर रहा कि मैं चुनाव मुझे जीतना है, नहीं है। मुझे जनता का दिल जीतना है, जनता का भरोसा जीतना है और उस गरीब को न्याय दिलाना है जो मेरे पर विश्वास करता है। तो ये थे उपेंद्र यादव। मैं आपका एक इंटरव्यू करूंगा जिसमें आप जो सुबह से लेकर देर रात तक काम करते हैं उसको पूरे शूट करेंगे। एक दिन का शूट। होली के दिन मैं 7 घंटे पैदल चलाऊँ। ये देखो पैरों, ये मेरे पैर का है ना, ये उस दिन हो गया था। मैं शाहपुरा में सभी व्यापारियों से, सब लोगों से मैंने सबसे रामा श्यामा की, फिर मैं खेजड़ोली गया साहब, होली पर। तो होली पर मैं 7 घंटे सबसे राम करके आया हूँ। अच्छा, पैदल ही ना, मार्केट में पैदल, जैसे मैं चला गया तो पैदल, फिर खेजोली, फिर मनोरपुर। तो जनता के बीच में रहना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, अब शाहपुरा में प्रतिस्पर्धा की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी, और ये होनी भी चाहिए। मैं भागूंगा